हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट में आज हम पढ़ेंगे एडमिशन यानी कि स्वीकृति। इंडियन एविडेंस एक्ट में सिविल मामलों में की जाती है। तो सिविल मामलों में क्या की जाती है? एडमिशन यानी कि स्वीकृति। और ये स्वीकृति की डेफिनेशन हमें दे रखी है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 में हमें स्वीकृति की डेफिनेशन दी गई है कि स्वीकृति किस प्रकार से की जा सकती है। सेक्शन 17, सेक्शन 18, 19 और 20, 18, 17, 18, 19 और 20, इन सभी सेक्शंस में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे कि एडमिशन यानी कि स्वीकृति कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। स्वीकृति कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एडमिशन यानी कि स्वीकृति हो गया, जो सेक्शन 17 में इसकी डेफिनेशन है। अब एक और टर्म्स है और वो है सह स्वीकृति। वो है सह स्वीकृति यानी कि कन्फेशन। और कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल मामलों में होता है। याद रखना, एडमिशन सिविल का है और कन्फेशन क्रिमिनल मामलों का है। एक टर्म्स आती है सभी स्वीकृतियां सह स्वीकृति नहीं होती, परंतु सभी सह स्वीकृति अवश्य होती है। यानी कि सह स्वीकृति का जो क्राइटेरिया है वो स्वीकृति के अंदर ही आएगा। एक मैप जैसे ये है सह स्वीकृति, कन्फेशन और ये है इसका एडमिशन। यानी कि एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा बड़ा है। एडमिशन में बहुत चीजें आ जाएगी, पर कन्फेशन में सिर्फ अपराध को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि अपराध मैंने किया है, यही है कन्फेशन। और अदर चीजों को स्वीकार करना वो होता है एडमिशन। इसलिए एडमिशन का क्राइटेरिया ज्यादा बड़ा है बजाय कन्फेशन के। सभी सह स्वीकृतियां स्वीकृति होती है, परंतु सभी स्वीकृति सह स्वीकृति नहीं होती है। आप इसको इस मैप से समझ पाएंगे कि एडमिशंस में सभी कन्फेशन आ जाएंगे, पर सभी कन्फेशंस में एडमिशंस नहीं आएंगे। चलिए इसको हम करते हैं बाद में। पहले तो हम देखते हैं कि स्वीकृति क्या है इसकी डेफिनेशन। स्वीकृति मौखिक रूप से हो सकती है, लिखित रूप से हो सकती है और दस्तावेजों के रूप में भी हो सकती है। और एक टर्म और जोड़ दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मतलब कि मेल हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में आता है। तो सेक्शन 17 में मैंने बताया जैसे कि स्वीकृति की डेफिनेशन दे रखी है। अब हम ये बता करते हैं कि कौन कौन एडमिशन कर सकता है। स्वीकृति कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले तो स्वीकृति कौन कर सकता है? जो वाद का पक्षकार है। ए और बी में अगर कोई मामला चल रहा है, ए अपनी तरफ से कोई चीज एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, एडमिशन करता है, तो वो वाद का पक्षकार है। तो सबसे पहले तो कौन होगा? स्वीकृति कर सकता है, वाद का पक्षकार कर सकता है। फिर वाद का पक्षकार का ऑथराइज्ड अभिकर्ता, एजेंट। वाद के पक्षकार का जो ऑथराइज्ड, जिसको वो ये अथॉरिटी सौंपता है, वह अभिकर्ता भी, वह एजेंट भी स्वीकृति कर सकता है। और उस एजेंट द्वारा अगर कोई एडमिशन किया जाएगा तो यही माना जाएगा कि वह वाद के पक्षकार द्वारा ही किया गया है, क्योंकि वो उसके द्वारा
वह कार्य करने के लिए ऑथराइज्ड किया गया है। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। पहला है क्या है, कार्यवाही का जो पक्षकार होगा वो एडमिशन कर सकता है। दूसरा है पक्षकार का अभिकर्ता, जो ऑथराइज्ड अभिकर्ता है वो एडमिशन कर सकता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत में है, जो प्रतिनिधि की हैसियत से अगर कोई पक्षकार उस कार्यवाही में है तो वह भी अगर कोई एडमिशन करता है तो वो भी स्वीकृति ही होगी। प्रतिनिधि हैसियत अगर कोई रखता है तो वो भी स्वीकृति होगी। पिता के बाद में अगर पुत्र वो प्रतिनिधि हैसियत रखता है तो पुत्र के द्वारा अगर कोई स्वीकृति की जाएगी तो वह पिता द्वारा स्वीकृति ही मानी जाएगी। ये एक एग्जाम्पल था। ऐसा व्यक्ति जिसका विषय वस्तु में धन संबंधी और सांपत्तिक हित हो। अब जिस विषय वस्तु को लेकर, जिस मैटर को लेकर मामला चल रहा है, उस मामले में, उस मैटर के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, कोई धन संबंधी कोई भी ऐसा मामला, उस प्रॉपर्टी में अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है और प्रॉपर्टी में मेरा भी हित है, धन संबंधी हित है, या मेरा कोई शेयर है, या मेरा कोई भाग है, तो मेरे द्वारा उस मामले में अगर कुछ स्वीकृति की जाएगी तो वो भी एडमिशन ही होगी। वाद के पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति ही मानी जाएगी। तो विषय वस्तु में, यहाँ विषय वस्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई धन संबंधी या सांपत्तिक हित रखता है, उस व्यक्ति के द्वारा भी अगर कोई स्वीकृति की जाती है तो वह भी सह स्वीकृति ही कहलाएगी। नेक्स्ट आता है पूर्ववर्ती हक वाला व्यक्ति, जिसका उसमें पहले से हक निहित है। उस व्यक्ति के द्वारा भी अगर स्वीकृति की जाती है तो वो भी वाद के पक्षकार की स्वीकृति ही मानी जाएगी और वो एडमिशन बन जाएगा। अब मैंने आपको 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो 5 पॉइंट बताए हैं, ठीक है, ये सेक्शन 18 तक कवर हो चुके हैं। सेक्शन 17 और 18 में ये 5 पॉइंट आ गए हैं आपके। अब आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 ये कहता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं कि उसमें पक्षकारों से भिन्न व्यक्तियों के जो कथन होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? एडमिसेबल होते हैं, वो भी स्वीकार करने लायक ही होते हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल से बताती हूं, जो कि एक्चुअल में बेयर एक्ट में एक इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, यानी कि एक दृष्टांत है। उस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसने बी को नियुक्त किया है। किस लिए नियुक्त किया है? कि तुम जाओ और एक्स, वाई, जेड, यू, ये 4 जो लोग हैं, इनसे क्या करो, तुम किराया वसूल करने के लिए उसको ऑथराइज्ड कर दिया कि तुम जाकर इनसे किराया वसूल करते रहना और मुझे देते रहना। अब 1 महीना ऐसा आया जिसमें बी ने क्या किया? बी ने जेड से किराया लिया ही नहीं, जेड से किराया लिया ही नहीं। ए ने बी के खिलाफ ये कहा कि तुमने उनसे किराया ले लिया, तो बी कहता है हाँ मैंने किराया ले लिया, हाँ मैंने किराया ले लिया। अब ए इसके ऊपर वाद लाता है। किस लिए? किराया प्राप्ति के लिए, किराया प्राप्ति के लिए उस पर वाद लाता है। तो यहां पर किसी भिन्न व्यक्ति से अब इससे पूछा जाता है, इससे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि तुमने किराया दिया कि नहीं दिया? तो ये व्यक्ति कहता है नहीं, बी ने तुमसे किराया लिया ही नहीं। तो बी का कथन
सॉरी हाँ, जेड का कथन बी के विरुद्ध हो गया, क्योंकि बी ने कहा हाँ किराया मुझसे ले लिया है, परंतु उसने किराया तो उससे लिया ही नहीं होता। तो यहाँ पे जेड का कथन बी के विरुद्ध होगा। और यहाँ पे थर्ड व्यक्ति का, पक्षकारों से भिन्न व्यक्ति का जो कथन होगा, ये उस कार्यवाही में क्या होगा, एडमिसेबल होगा, क्योंकि इसी का कथन साबित करेगा किराया लिया है या नहीं लिया है। तो ये है सेक्शन 19 में दिया हुआ। अब हम आते हैं 7 नंबर पॉइंट पर, पक्षकारों द्वारा निर्दिष्ट या रेफरी की स्वीकृति। अगर कोई मामला चल रहा है, उसके अंदर दो पक्षकारों के बीच में अगर कोई वाद है, कोई वाद है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ इस तरीके से है, तो वहां पर अगर उन पक्षकारों के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को रेफरी के तौर पे नियुक्त किया गया है, तो उसके द्वारा की गई स्वीकृति एडमिसेबल मानी जाएगी। इसका भी एक इलस्ट्रेशन है जो मैं बता देती हूँ। ए और बी, ये दोनों, इन दोनों के बीच में एक घोड़े को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बात चलता है। ए कहता है क्या ये घोड़ा अच्छा है, बी से पूछता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूं, क्या ये घोड़ा अच्छा है? तो बी क्या कहता है, बी ये कहता है कि तुम सी से जाके पूछ लो, तुम सी से जाके पूछ लो। यानी कि उसने किसको रेफर कर दिया है, सी को रेफर कर दिया है। उसने अपनी बात को सी को रेफर कर दिया है कि आप मुझसे मत पूछो, आप सी से पूछ लो, और सी जो कहेगा वो मुझे मान्य होगा, सी जो कहेगा वो मुझे मान्य होगा। यहाँ पर बी की जगह किसको मान्य माना गया, थर्ड पर्सन को, ठीक है, किसी भिन्न व्यक्ति को। यहाँ पर किसको माना जाएगा, जिसको बी ने रेफर किया है, जिसको स्पेशल इंडिकेट करके, निर्दिष्ट करके ये कहा गया है कि तुम उस व्यक्ति से जाके पूछ लो, भैया उसने जो कह दिया वो सही है, वही मुझे मान्य है। जैसे कि अगर पुत्र से कोई डील करनी है कि ये जगह, ये प्रॉपर्टी अच्छी है, तो वो कह देगा कि मेरे पिताजी से जाके पूछ लीजिए। अगर वो कह देंगे हाँ तो वो ठीक है, आप मान लेना उन्होंने जो कहा वो ही मुझे स्वीकार्य है, वही मेरे को मान्य भी है। तो उस पिता के द्वारा जो बात कही गई जाएगी वो एडमिसेबल होगी, चाहे वह उस व्यक्ति के विरुद्ध हो और चाहे वह उसके पक्ष में हो। तो ये है हमारा एडमिशन। एडमिशन किन किन व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा? सबसे पहले मैंने जैसे बताया था, रिटन हो जाएगा, ऑरल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा भी एडमिशन होता है। इसको बाद में ऐड किया गया है, पहले ये 3 ही थे, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब बाद में जोड़े गए हैं। अब हम आते हैं कि मैंने जैसे बताया कि इसमें एडमिशन कौन कौन कर सकता है। कार्यवाही का पक्षकार कर सकेगा, पक्षकार द्वारा अगर कोई नियुक्त ऑथराइज्ड अभिकर्ता है वो कर सकेगा, उसका पक्षकार में जो कोई है पक्षकार, उसका विधिक प्रतिनिधि जो हैसियत रखता है वो कर सकेगा, जिस विषय वस्तु पर वाद चल रहा है उस पर कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित रखता है वह व्यक्ति कर सकता है, और पूर्ववर्ती हक वाला व्यक्ति कर सकता है। और कौन कर सकता है? अब सेक्शन 18 में ये कवर हो गए। अब आता है सेक्शन 19 में कौन? कोई भिन्न व्यक्ति भी कर सकता है, वो मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया था, कोई भिन्न व्यक्ति भी वहां एडमिशन कर सकता है और उसका एडमिशन मान्य होगा, चाहे वह उसके विरुद्ध हो चाहे वह उसके हक में हो। पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट रेफरी की स्वीकृति, जो रेफरी का सिद्धांत है वो सेक्शन 20 में है, यानी कोई निर्दिष्ट व्यक्ति है, उसने जो कह दिया वह मान्य होगा। स्वीकृति सदैव जो व्यक्ति करता है उसके विरुद्ध काम में ली जाती है। जो व्यक्ति स्वीकृति करता है वह उसके विरुद्ध काम में ली जाती है। अगर मैं ये कह देती हूं कि यह कार्य मैंने नहीं किया है या यह कार्य मैंने किया है, तो ये मेरे
विरोधी काम में ली जाएगी। यानी कि अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 21। सेक्शन 21 यही बात कहेगा कि स्वीकृति जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति के विरुद्ध ही काम में ली जाती है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो सिचुएशन थोड़ी सी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सेक्शन यहां देख लेते हैं। सेक्शन 21 ये कह रहा है कि स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध में काम में ली जाती है। एक एग्जांपल, ए एक पर्सन है और बी, दोनों के बीच में पैसों के लेन देन से संबंधित एक मामला चल रहा है। ए ने बी को 10,000 रुपए दिए और अब बी दे नहीं रहा है। अब बी दे नहीं रहा है। ए ने पैसे दिए थे बी को और कहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम उसे लौटा देना। अब बी ने देने से मना कर दिया, ये दे नहीं रहा है। नहीं दे रहा है तो कोर्ट में गया मामला। इसने वाद दायर किया पैसे की, अपने जो धन है उसकी रिकवरी के लिए। जब बी कोर्ट में आया उसने से पूछा गया कि आपने ए से 10,000 रुपए लिए थे। अब बी अगर ये बात कह देता है कि हाँ मैंने 10,000 रुपए लिए थे, तो उसका ये कथन उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध काम में लिया जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कहेगा। सपोज वो ऐसा कह देता है कि मैंने 10,000 रुपए काम में ले लिए, मैंने इससे 10,000 रुपए लिए थे, पर ये आगे का मैटर है। क्यों लिए थे? क्योंकि आज से 10 साल पहले मैंने भी इसकी बेटी की शादी में उसको 50,000 रुपए दिए थे। उसने मुझे वापस नहीं दिए क्योंकि ये मेरा रिश्तेदार था। अब अगर मैंने इससे 10,000 रुपए ले लिए तो हाँ लिए हैं मैंने। तो ये होता है स्वीकृति करना। कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ कभी भी स्वीकृति नहीं करता है, पर जब करेगा तो वह उसके विरुद्ध काम में ली जाएगी। तो यहां पर मैं अब आपको यही बता रहा हूं, वो स्वीकृति करेगा तो आगे वो ये भी कह सकता है कि अरे भाई पहले भी तो इसने मुझसे लिए थे ना पैसे, उसके बदले में अगर मैंने इससे 10,000 रुपए ले लिए हैं, मैंने इससे उस समय नहीं मांगे, 10,000 मैंने ले लिए हैं तो हाँ लिए हैं और अब मैं नहीं लौटा रहा। तो सेक्शन 21 आपका यही कहेगा कि स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ही काम में ली जाती है। तो आज का हम टॉपिक यही खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद में हम इससे रिलेट करके कन्फेशन को पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फेशन मैंने अभी आपको जैसे बताया हमेशा क्रिमिनल मैटर्स में होता है। स्वीकृति और सह स्वीकृति दोनों को साथ में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वीकृति और सह स्वीकृति को दोनों रिलेट करके क्वेश्चन एग्जाम पेपर में साथ में पूछा जाता है और ज्यादातर ये टर्म्स पूछी जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि सभी सह स्वीकृतियां स्वीकृति होती है, परंतु सभी स्वीकृति सह स्वीकृति नहीं होती है। उदाहरण सहित बताइए। तो आज की ये सेक्शन तो मैंने इसमें आपको रिलेट करके कवर करके बता दिए। अब हम सेक्शन 24 से, सेक्शन 24 जिसके अंदर सह स्वीकृति दी गई है, मैंने जैसे बताया सह स्वीकृति की डेफिनेशन कहीं नहीं है, सह स्वीकृति के बारे में सेक्शन 24 में बताया गया है, पर डेफिनेशन नहीं है, पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट वही है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सह स्वीकृति के साथ में, कन्फेशन के साथ में। आपको क्लास मेरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।